पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं, जिसमें सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान के लोगों को दावत होगी कि नून लीग को अगर कहीं जद पहुंची है तो वो सिर्फ पंजाब में है, जहां तहरीक इंसाफ को बहुत पजीराई है। 30-40 साल तक इस मुल्क में हुकूमत करने वाले आज भी उनकी टांगें जो है कांप रही हैं। अब देखना यह है कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में हुकूमत फंसी है, क्या ये उससे बेल आउट हो सकती है या नहीं। एफर्ट्स के बाद एक बच्ची रिकवर हुई और 5 मिनट के बाद पुलिस उसे दोबारा उठा कर ले गई। इमरा इस वक्त 14.5 साल की है और दुआ अप्रैल की है जी, 28 तो ये तो 14 साल 2 महीने की है। उस आदमी ने मेरी वाइफ को, मेरी घर की खवातीन को धक्के मारे। ये 2 बच्चियां आगे पीछे गायब हुई थी। ये तो जिना में चला जाता है, ये तो उसका हस्बैंड ही नहीं है, आप उसके साथ कैसे भेज सकते हैं। बच्ची की मर्जी जरूर हो सकती है लेकिन बच्ची अकेली नहीं जा सकती, बहुत छोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने, डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हुकूमत और उसके वुज़रा सीरियस हो या ना हो, इमरान खान इस हुकूमत के खिलाफ इंतहाई सीरियस नजर आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बार फिर ऐलान किया है कि चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क की तारीख का यह सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूं तैयारी रखें। इमरान खान ने कहा कि वुकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। साथ ही इमरान खान ने मुल्क की मसाइल की तवज्जो भी दिलाई। कहा कि इस वक्त मुल्क के 2 बड़े मसले हैं, एक लोड शेडिंग का मसला है और दूसरा पानी का मसला है। इन दोनों मसाइल के लिए हमारे दौर में 50 साल बाद 10 डैम के मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उन्हें रोककर सब कुछ दांव पर लगा दिया। खान साहब की बात किस हद तक सही है, ये जनाब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त हुकूमत मुल्क के मसाइल और माशी सूरत हाल पर सियासत कर रही है। उसकी मिसाल जो तारीख में नहीं मिलती। वजीर आजम मीसाक मईशत पर एक होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई काम करती हुई नजर आ नहीं रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की अवाम के मसाइल, मुल्क की हालात और माशी मामलात के हवाले से संजीदगी का अंदाज बात से लगाया जा सकता है कि कल जब वजीर आजम तकरीब से खिताब कर रहे थे तो मिफ्ता इस्माइल गप्पे मारने में मसरूफ थे, और इतने मसरूफ थे कि शहबाज शरीफ साहब को उनको टोकना पड़ गया। तो जनाब इन सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ साथ जनाब दुआ ज़हरा के मामले पर भी बात करेंगे, और वो अगले सेगमेंट में उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद होंगे और शैला रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सर आजम स्वाति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम साहब अगर आप इजाजत दें, आजम स्वाति साहब से मैं शुरू करना चाहूंगा। ये बताइएगा, दोबारा से मार्च करने का फैसला कर लिया गया है लेकिन तारीख नहीं दे पा रहे, तारीख क्यों नहीं दे पा रहे, क्या मामला है, क्या ऑप्शंस हैं, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। खान साहब हर मामले में कहते हैं तैयार हो और तैयार रहना, तैयारी मुकम्मल करना, मैं कॉल दूंगा तो निकलोगे। एहतजाज करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या धरना भी देंगे? सर बुनियादी तौर पे उसके खदोखाल तो अभी तय नहीं हुए है, लेकिन उन्होंने वकला की सारी तंजीमों को कहा है कि बाकायदा तौर पे जो कानून और कायदा है, इंसाफ, अदलिया, तो उस पे आप हिम्मत करें, कोशिश करें ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक हमें ये इजाज़त मिल जाए और हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं, जिसमें सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान के लोगों को दावत होगी। एक पुरअमन मार्च होगा और मार्च के ज़िमन के अंदर जो है हमने अपना पावर शो करना है कि पाकिस्तान अब तब्दील हो चुका है। अच्छा। पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान खान की आवाज़ है और उस आवाज़ के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि एक आज़ाद, जल्द अज जल्द फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो कराया जाए। इस चीज भी आप लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं? कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती, और हुकूमत जितने मुश्किल फैसले ले रही है, टफ फैसले ले रही है, पेट्रोल बढ़ा रही है, अभी जाहिर सी बात है बजट भी पेश कर दिया जाएगा, तो उसके बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में है, और आप लोगों का मूड समझ नहीं आ रहा कि आप अदालतों की तरफ देख रहे हैं, इदारों की तरफ देख रहे हैं, आवाम की तरफ देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ देख रहे हैं। जनाब खान साहब ये कहते थे जब तक कोई डेट नहीं मिलेगी तब तक मैं एहतजाज से उठूंगा नहीं,
आप लोगों की इस दफा भी अप्रोच यही है कि एहतजाज करेंगे उस वक्त तक जब तक डेट नहीं मिल जाती? देखिए बुनियादी तौर पे इस दफ़ा तो इमरान खान ने तफसील नहीं बताई, लेकिन आपको और आपके नाजरीन को याद दिलाऊं कि जिस तरीके से रियासती तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत मई 25 को बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर बड़ा तफरीक, ठीक है, जितने मजालम ढाए गए, मेरा ये ख्याल है किसी जमहूरी हुकूमत की मीरास वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक ऐसी तारीख मुरतब कर गए हैं अपने लिए कि आज का मौरख जो है इनको इंशाअल्लाह ताला याद दिलाता रहेगा। 30-40 साल तक इस मुल्क में हुकूमत करने वाले आज भी उनकी टांगें जो है कांप रही हैं इमरान खान के एक आज़ादी मार्च से, इमरान खान के एक पीसफुल मार्च से, इमरान खान के एक कानूनी और आईनी मार्च से। तो मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क के मसाइल जो है जिस गर्दाब के अंदर ये फंस चुके हैं, माशी गर्दाब के अंदर, और बड़े बड़े दावे करते थे कि इनके पास बड़े बड़े तजर्बाकार हैं। वो ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत को कहा जाता था कि बड़ी निकम्मी है, निकट्टू है, बेकार है, किसी काम के नहीं है। अच्छा, और उस हुकूमत ने कि जिसने सारी दुनिया के अंदर कोरोना में हर मईशत को जो है मुतासर किया। अच्छा, आपकी नहीं किया? मईशत जो है मुल्कों की तबाह हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बंद हुई। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था कि जिसने तीसरे साल के अंदर 5.6 GDP ग्रोथ हासिल की। ठीक है, और इस दफ़ा जो है आज आप ये देख लें कि जो डॉक्यूमेंट जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो है ये खुद इन्होंने आज इशू की है, उसके मुताबिक जो है 6% ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल के अंदर इस मुल्क को छोड़ के गई। और आज इस मुल्क के साथ जो खलवाड़ किया जा रहा है, तो सर ये बारूदी सुरंगें तो आप ही ने बिछाई ना। अच्छा सर, मैं सलीम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं सर, मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद हैं सर, उस्तादों में से एक है हमारे। सलीम साहब ये बताइएगा, ये बारूदी सुरंगें किन्ने बिछाई थी, किन्होंने बिछाई थी, क्या हुआ था मामला? क्योंकि अब जो हुकूमत होती है ये कहती है कि जनाब ये पिछली बारूदी सुरंगें हैं जिसपे हमें चलना पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। तो सर आप समझते हैं ये मुश्किल फैसले अगर नून लीग की हुकूमत नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, तब भी ये लेते, और ये IMF से मुआहिदा करके यही लोग आए थे? बहुत शुक्रिया आपका सलमान। मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। पहली बात तो यह है कि बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, ये ना आपने कहा है ना मैंने कहा है। इनके बहुत ही प्यारे साथी जनाब शेख रशीद साहब ने इधर फुंतनी छोड़ी है, लिहाजा इसका हिसाब तो उनसे जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पे आना चाह रहा था, ये हमारा सर पे आने मामला आना चाह रहा था, ये तो इन पे आ गया, हम तो बच गए। जी, वो जो कुछ उन्होंने कह दिया है, फिर उसके बाद से क्या सूरत हाल बाकी रह जाती है। मैं 1, 2, 3, 4 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने जिस लॉन्ग मार्च का 25 मई को जो लॉन्ग मार्च लेके आए थे, वो उससे पहले के बयानात अगर आप उठा के देखें तो ऐसे लगता नहीं था, बल्कि उन्होंने दावे से कहा था कि हर चीज़ जो हमारे रास्ते में आएगी वो तिनके की तरह से ये सुनामी बहा के ले जाएगी, और 20 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वो क्या हुआ? अगर मुझे ये कहा जाए कि जी सारे पाकिस्तान को बंद कर दिया था, तो फिर एक राना सनाउल्लाह उस सुनामी के लिए काफ़ी ठहरा। ये भी उन्हीं के बयान की रोशनी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस सुनामी ने जो आना था, वो पंजाब में वो सुनामी कहाँ खो गई, अभी तक मेरे ख्याल से खुद पार्टी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। क्योंकि 2 ख़वातीन निकली थी, जिनमें यास्मीन राशिद साहब थी और दूसरी अंदलीब अब्बास साहबा थी। बाकियों ने तो रिक्वेस्ट कर के गिरफ्तारियां दे के घरों में बैठ गए थे। ये आपके सामने की बात है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पंजाब में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, और ख्याल ये था कि नून लीग को अगर कहीं जद पहुँची है तो वो सिर्फ पंजाब में है, जहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत पजीराई है, और ये कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ से PMLN का खात्मा हो जाएगा। ये तासुर और ये दावा ना मैंने किया ना आपने किया, जिन्होंने किया था वो उसके बारे में खुद जवाब दे लेंगे। और दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि वकला कम्युनिटी जो निकल आया, और उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि पाकिस्तान की पूरी वकला कम्युनिटी उनके साथ है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, ये बहुत सारी बार्स जो हैं उनके साथ नहीं है। तो ये जो एजम्पशंस के ऊपर आप इतने बड़े दावे कर लेते हैं और फिर बाद में हजीमत उठाना पड़ती है, ये मेरा ख्याल ये था कि 25 मई के इस मार्च से बहुत सारे सबक
इमरान खान साहब कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है एहतजाज होगा। मुझे कतन कोई शुबा नहीं है उनकी कैपेसिटी पर कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं, वो इस तरह का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 30 अक्टूबर 2011 का जलसा भी मैंने देखा, मैंने 126 दिन का धरना भी देखा, तो कैपेसिटी उनमें है। लेकिन ये जो 25 मई का जो ये सानेहा, मैं इसको कहूँगा, ये जो हुआ है कि टीयर गैसिंग और लाठीचार्ज, और ये कहाँ नहीं होता भाई साहब, ये कौन से दौर में नहीं हुआ, ये पीटीआई के दौर में नहीं हुआ। लेकिन सर जब भी हुआ ये नामुनासिब अमल है, हमने इजाजत दी। मैं अर्ज करूं ये कहते हैं कि हमने बिलावल को लॉन्ग मार्च करने दिया, हमने मौलाना फजल रहमान को लॉन्ग मार्च करने दिया, लेकिन उनमें से कोई भी इस्लामाबाद फतेह करने नहीं आया था, ना किसी ने ये दावा किया था कि तिनके की तरह से हर चीज़ बह जाएगी। तो इन दोनों की इक्वेशन बनती नहीं है इस लिहाज से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो भी ये आज इकोनॉमिक सूरत हाल है, ये कोई दुनिया का शख्स जिसको हल्के फुल्की समझ भी हो इकॉनमी की, वो ये नहीं कहेगा कि सारा किया धरा इस 5-6 हफ्ते की हुकूमत का है। ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट होता है इकॉनमी का हमेशा। सही वक्त में सही फैसले ना किए जाएं, ताख़ीर से फैसले किए जाएं, ये सारी उस किस्म की जो सूरत हाल है उसका नतीजा होता है। अब देखना ये है कि क्या ये जो दावा करते थे नून लीग वाले कि हमारे पास बड़े माहिर हैं, हम तजर्बा रखते हैं, 3 दफ़ा हम हुकूमत में रह चुके हैं, क्या ये इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाएंगे? मैं 2 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह की एक्टिविटी हम देख रहे हैं, द वे शहबाज शरीफ इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। आपने देखा कल की तकरीर भी आपने सुनी उनकी। जी। एक तो उसमें उन्होंने वाज़ेह इशारा नहीं बल्कि यकीनन ये कह दिया है कि हम अब 1 साल 3 महीने के लिए हैं, हम किसी इंटरम पीरियड के। कायरा साहब ने तो कह दिया हम अगले 10 साल तक साथ हैं। में मेरे ख्याल से वो साथ वाला तो बात जो है आने वाले वक्त में देखी जाएगी, लेकिन जो फौरी था कि शायद इलेक्शन जो है सितंबर में हो जाएंगे, उसकी तरदीद उन्होंने कर दी और कह दिया कि हम तो 1 साल 3 महीने के लिए। अब देखना यह है कि जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में हुकूमत फंसी है, क्या ये उससे बेल आउट हो सकती है या नहीं, और जो जिस एहतजाज की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो अगर उतनी ही हो जाएगी सर। आप उस्तादों में से सर, आपने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, 202 का डॉलर हो गया सर, 2 वजीर खजाना है, 2 वजीर आजम हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या कंट्रोल कर पाएंगे ये लोग? फिर मैं आगे चलूंगा सर। देखिए गुजारिश ये है कि बज़ाहिर तो नहीं लगता है, इसलिए कि जो कीमतें चीज़ों की जा रही हैं, जो पेट्रोल का हाल है, जो डॉलर की कीमत है, अपेरेंटली ये इट्स एन अपहिल टास्क, ये आसान काम नहीं लगता है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, अगर तो दोस्त ममालिक कुछ मदद को आ जाते हैं, कुछ IMF जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे राज़ी हो जाता है। आप देखिए आज ही की खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने वो कितने करोड़ डॉलर का कर्जा जो है वो रिलीज़ कर दिया है। जी। इस तरह के रिलीफ्स अगर इनको मिल जाएंगे 2-3 ममालिक से और 2-3 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो शायद काम आसान हो जाए, लेकिन ये हो पाएगा कि नहीं इसके बारे में गारंटी से नहीं कहा जा सकता। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर। ये हमारे साथ स्वाति साहब भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, शेख साहब का बयान था कि जो इन पर आके गिर रहा है ये मलबा हम पे गिर जाता, ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती साबित हो गई कि जनाब ये आए और इन्होंने खान साहब को हटा दिया। तो सर ये बारूदी सुरंगें तो आप बिछा के गए थे ना, जिनके चक्कर में ये फंस गए। अगर आप होते तो आप भी डॉलर जो है वो 210 का 206 का लेकर आ जाते, पेट्रोल 210 का आप बेच रहे होते, तो आप लोग भी यही करते। मतलब ज़्यादा फर्क है नहीं, जो काम आप नहीं कर सके वो फिर ये कर रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, क्या ये हमारा इरादा था कि हम उस हुकूमत को छोड़ें? अगर ये मरासला ना आता, साजिश या मुदाखलत न होती, तो क्या हुकूमत के अंदर जिसकी हुकूमत है वो छोड़ने के लिए तैयार था? और अगर ये फिर हमारा काम था कि IMF को जो है हम आगे चलाते। देखिए बुनियादी वजह क्या है, कहा था सर आपका मुफ्ता इस्माइल जो है अप्रैल के अंदर जाता है IMF से बात करने। अच्छा, अगर उसके अंदर ज़रा थोड़ी सी भी जहानत है, इकानमी की कोई सोच है, मईशत वो जानता है, तो वो उस वक़्त IMF से न उठता जब तक ये फैसला ना हो जाता है। इसलिए कि मईशत जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई, आपने एक जमूद और एक खाई के अंदर जो है अपनी सियासत को जो है डाल लिया,
उसके बाद तो हर आदमी को पता है कि आपकी मईशत जो है इस अनसर्टेनिटी की वजह से तबाह होगी। ठीक है। और उसको बचाने का वाहिद रास्ता था कि आप फौरी तौर पे माशी फैसले करते। ठीक है। अब वज़रा साहिबान जो है अब भी कुछ बैरून मुल्क दौरों पे हैं। आपके फैसले में एक अदालत का भगोड़ा नवाज शरीफ लंदन से फैसले करता है। ठीक है। उसके साथ इसहाक डार साहब ने पूरी टीम बनाई हुई है। जब फैसले लंदन के अंदर हैं, अमेरिका की गुलामी के अंदर, तो फिर तो मुल्क का यही असर होना था। अच्छा। आज जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ उन्होंने बोया उसको वो काट रहे हैं इस कम अरसे के अंदर। तो मजीद मुल्क को तातल की तरफ ले जाने की बजाय, अनसर्टेनिटी की तरफ जो है ले जाने की बजाय बेहतर है जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्शन का ऐलान करें, उबूरी हुकूमत आए, निगरान हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे सर आप। राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत से जो हुकूमत बनाई जाएगी, जो हुकूमत निगरान हुकूमत, उसको तस्लीम कर लेंगे। राजा रियाज साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी मुशावरत से जो बनेगा आप उसको तस्लीम कर लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं होगा। तो क्या आपके घर में आपका बेटा, आपकी वाइफ या आपकी बेटी और आपकी बहनें आपसे ये सवाल नहीं करती क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद आज़म ने बनाया था? क्या ये वही जमहूरियत है जिनके अंदर एक खरीदा हुआ लोटा, मुझे क्यों घसीट रहे हैं? ऐसा नहीं, जुल्म के पैसों से खरीदा हुआ, तबाही पाकिस्तान के मुकद्दर के पैसों से खरीदा हुआ, अच्छा, चोरी के पैसों से खरीदा हुआ इतना बड़ा लोटा, कौन? वो आपकी क्या सियासत को, आपकी मईशत को, आपकी पार्लियामान को दुरुस्त करेगा? अच्छा। जिस राजा रियाज का आपने नाम लिया, जी जी जी, ये क्या मजाक नहीं है? क्या आज मीडिया और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया ये सारी दुनिया को नहीं बता रहा कि कितना बड़ा खिलवाड़ जो है खेल रहे हैं? तो सर और मैं बुनियादी वजह तो ये है ना, राजा रियाज साहब अपोजिशन में हैं क्योंकि आप लोग पार्लियामेंट में नहीं है। आप लोग कहते हैं हम हुकूमत में होंगे तो जनाब हम पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे, जब हुकूमत में नहीं होंगे तो वही पार्लियामेंट आपको बोगस पार्लियामेंट लगने लगती है, उससे पहले वो पार्लियामेंट सही होती है। सर आप अगर अपोजिशन में होते, इस वक्त पार्लियामेंट में होते और अपोजिशन का किरदार जो आप सड़कों पर दिखा रहे हैं वो अगर आप पार्लियामेंट में दिखाते तो राजा रियाज साहब नहीं होते अपोजिशन लीडर और उनकी मुशावरत से निगरान हुकूमत नहीं बनती, वो तो फिर आप लोगों की मुशावरत से बनती। कतन नहीं सर, देखें एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, एक गैर कानूनी गवर्नमेंट जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसकी बुनियाद एक साजिश और मुदाखलत से नवीद होती है, नमूदार होती है, तो उस बदबूदार पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर बैठना जिसके अंदर ये सारी कार्रवाई हुई कि अक्सरियत की हुकूमत को अकलियत में तब्दील किया गया, यही तो पंजाब सहूलतकार उनके साथ मौजूद थे। खुशबूदार चीज है सर। ये सलीम साहब से इसका जवाब ले लूं। सलीम साहब ये बताइएगा, खुर्शीद शाह साहब ने आज बयान दिया है कि जनाब अयाज सादिक ने कहा था कि परवेज खटक और असद कैसर मिलना चाहते हैं, मिलने भी आए थे, वादा भी किया था कि जनाब हम लोग वापस आएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आए। आपके पास इतलात है सर, खबरें तो खूब होती हैं, आपके पास इतलात हैं कि बैकडोर राब्ते हुए थे या हो रहे हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ मुख्तसरन। वो ये कि जब 25 मई का मार्च जो है अपने अरूज पर था, जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पीटीआई की लीडरशिप किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी, आपने देखा कि वो हेलीकॉप्टर के ऊपर आए, उन्होंने बैठ के बातचीत की, एक अंडरस्टैंडिंग हुई, अमल हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। और पीटीआई की टॉप लीडरशिप आई थी, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। तो मुज़ाकरात का रास्ता तो हमेशा रहता है, गुंजाइश भी रहती है और होने भी चाहिए। 2-3-4 बातें सवाती साहब बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बहुत ही उनका कायल हूँ, उनकी सियासत का भी कायल हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं फरमाया कि ये राजा रियाज के लोटे का तोहफा इस पार्लियामेंट को दिया किसने है। और मैं ये पूछना चाहूँगा उनसे कि जब ये पार्टी बनी थी, जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त किस मकदार में लोटे कहाँ से आए थे? जिसको उठा के देख लीजिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना मेरी ये इंटेंशन है, लेकिन ये लोटे का जब विर्द किया जाता है तो फिर ज़रा थोड़ी सी तारीख जो है
और माजी करीब की तारीख को ज़रूर याद रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर से छोड़ के चले जाना सबसे बड़ी गलती मेरे नज़दीक पीटीआई की है, इसलिए कि जितनी तादाद में इसके अरकान थे ये किसी भी हुकूमत को डिक्टेट करवा सकते थे अपनी टर्म्स। कोई एक बिल पास नहीं हो सकता था, कोई एक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती थी। ठीक है सर। 155 की अपोजिशन को आप समझते क्या? बिल्कुल। अब ये गलती तो इन्होंने माननी तो है नहीं ना, ये तो समझ, लेकिन गलती की है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुझे ब्रेक लेना सर, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दुआ जहरा की बात करेंगे। दुआ जहरा को आज अदालत में 2 दिन पहले भी पेश किया गया था, आज भी पेश किया गया। आज उसके वालिदैन से उसकी मुलाकात भी करवाई गई, लेकिन वालिदैन का हैरानकुन मौकिफ निकलकर सामने आया। इस पर बात करेंगे, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और एक मामला, एक ऐसा इशू जो मेरी नजर में, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरी नजर में तमाम सियासी मामला से बढ़कर है। और वो ये चीज है कि माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मेहनत के साथ बड़ा करते हैं, बहुत मेहनत के साथ। और औलाद चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो माँ के दूध का कर्ज उतार नहीं सकती, वो वालिद के पसीने का कर्ज चुका नहीं सकती जिसने उसको परवरिश में अपना पसीना बहाया। आज यकीन जानिए आंखों में आंसू आ रहे थे। 50-55 दिन के बाद दुआ जहरा अपने वालिदैन से मिली, लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी तो हवास बाख्ता ही होता है इंसान के 50-55 दिन के बाद एक ऐसी बच्ची जो लापता हो गई थी वो मेरे सामने आई है। अभी तो मैं बात ही करना चाह रहा था उससे कि पुलिस वाले उसको लेके चले गए। और ये मामला जो है वो इस तरह से निपट गया है कि बच्ची ने ये बोला है अदालत में, दुआ जहरा ने, कि जनाब मैं अपनी मर्जी से गई हूं और मैंने अपनी मर्जी से शादी की। और वालिदैन उसके बाद अदालत में जाके अपना बयान करते रहे, लेकिन नहीं सुनी गई। अब क्या मामला थे, उसे उस 5 से 7 मिनट की मामला जो मुलाकात थी उसमें क्या हुआ। दुआ जहरा के वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ जहरा के वालिद दोनों हाथ से सलाम करना चाहता हूं कि तमाम मामला अपनी जगह, अगर उसने पसंद की शादी की है नहीं की है ये फैसला करना मेरा हक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने, इस बाप ने हर इदारे के सामने जाके मेहनत की, जुस्तजू की, फरियाद लेके गया, मेरी तरफ से सलाम है। और शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, लेकिन इस केस को लड़ रही हैं और इस केस में भरपूर ताउन कर रही हैं। तो स्टार्टिंग सर शैला रजा साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो, मैं मेहदी काज़मी साहब से शुरू करना चाहूंगा। मेहदी साहब ये बताइएगा सर आज क्या हुआ। बहुत सारे लोगों की नजरें इस पे थी, सब लोग ये समझ रहे थे कि आज आपकी जब मुलाकात हो जाएगी, या मुलाकात तो खैर इत्तेफाकिया तौर पर हो गई, लास्ट टाइम मना कर दिया था, मुलाकात में क्या हुआ मैं बस ये जानना चाहता हूं सबसे पहले। मुलाकात भी इस तरीके से हुई कि मेरी वाइफ रोते रोते अदालत आपको मेरी आवाज़ जी 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 आ रही है जी जी सर बताइए क्या हुआ मुलाकात में। जज साहब ने जज साहब मैंने हम जाके उसमें बैठे थे और मेरा ख्याल मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि पुलिस वाले बच्चे को अदालत से पकड़ कर ले गए। एटलीस्ट मेरी 30 मिनट की मुलाकात तो बनती थी। इतनी एफर्ट्स के बाद एक बच्ची रिकवर हुई और 5 मिनट के बाद पुलिस उसे दोबारा उठा कर ले गई। उस 5 मिनट की मुलाकात के अंदर बच्ची ने मेरे सीने से, मैंने जब उसे सीने से लगाया, उसका मुंह चूमा तो उसकी आंखों से आंसू निकले। उसके बाद मैंने उसको कंसिस्टेंटली मैं उसे ये बोलता रहा कि अगर तुम पे कोई प्रेशर है मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई विल है मुझे बताओ, मैं उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। बच्ची 5 मिनट के बाद जो है मैंने मुसलसल मैं उसे बोलता रहा कि जज साहब के सामने चलते हैं, आप जाके बोलो कि आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए, अब जाके बोलो कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। और मैं भी बोलूँगा कि अगर बच्ची की बिल फ़र्ज़ कोई लट से कि कोई विल है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। बच्ची ने जो ही सर हिलाया, पुलिस सामने खड़ी थी, जो ही बच्ची ने रजामंदी में सर हिलाया और बोला ठीक है बाबा, जो कि मेरे इस जुमले पर थे कि हम जज साहब के सामने चल के स्टेटमेंट देते हैं।
तो उधर से पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का बाजू पकड़ा और वो उठा के उसे ले गए। मैंने फिर वही वाला शलवार कमीज वाला आदमी था। कौन है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है सर वो जो दावा कर रहा है कि मैं बाप हूँ उसका? सर बिल्कुल उसने ये दावा किया, उसने कोर्ट रूम में दावा किया, कहता मैं बच्ची का बाप हूँ। मैं तो स्टन हो गया इस बात के ऊपर। मैंने उसको कहा कि तू हाथ हटा दे इसके ऊपर से, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेडी पुलिस की मौजूदगी में अगर कोई उसे पकड़ भी सकता है, टच भी कर सकता है, तो वो लेडी पुलिस को इख्तियार है। उस आदमी को इख्तियार तो किसी सूरत नहीं। उस आदमी ने मेरी वाइफ को, मेरी घर की ख़वातीन को धक्के मारे। ये कहाँ का इंसाफ है, मैं पूछना चाहूँगा। फिर बच्ची जब इस चीज़ के ऊपर एग्री हुई कि मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ जज साहब के सामने, तो बच्ची को उठा कर ले गए। मैं जज साहब के सामने गया अपने वकील साहब के साथ, और जाके हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, तो जज साहब ने भी उसे डिनाई कर दिया कि नहीं जी, रोज़ाना स्टेटमेंट्स नहीं होती। आपको क्या लगता है बच्ची को किस चीज़ का खौफ था जो 2 दिन पहले उसने मना कर दिया कि मैं मुलाकात नहीं करना चाहती? आप बाप हैं सर, आपसे ज़्यादा बेहतर और उसकी वालिदा से बेहतर उसको कोई नहीं जानता। सब अपने क्या सराइयाँ कर लेंगे, आप उसकी रग रग से वाकिफ होंगे, नस पकड़ के बता सकते हैं कि उसको क्या मसला है क्या नहीं है। क्या लगा आपको, किस चीज़ का खौफ है उसको? देखिए जिस माफिया के पास वो 52 दिन 51 दिन गुजार कर आई थी, स्ट्रेट अवे उसको कोर्ट के अंदर ले जाके उसकी स्टेटमेंट करवा दी गई। रात में 3 बजे बच्ची आई है कराची में, और सुबह उसको जाके स्टेटमेंट करवा दी गई। जबकि जो इसके पैरेलल एक केस लगा हुआ था निम्रा काज़मी का, जस्टिस इकबाल कल्होड़ा ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने बच्ची को 3 से 4 दिन दिए थे, उसके बाद बच्ची का मेडिकल हुआ था उस दौरान, और उसके बाद बच्ची की स्टेटमेंट ली गई थी। और उसमें भी उन्होंने बच्ची को जो है शेल्टर हाउस में भेज दिया कि बच्ची जो है वो 17 ईयर्स की है, तो वो जब तक अपनी 18 ईयर्स पूरा नहीं कर लेती वो शेल्टर में रहेगी, वो यहाँ से नहीं जा सकती, उसकी कोई फ्री विल नहीं है। लेकिन मेरे केस में बच्ची को फ्री विल दे दी गई। बच्ची को वहाँ बच्ची स्ट्रेट अवे कोर्ट में प्रोड्यूस की और उसका 164 करवा दिया गया। देखें ये कैसे हो सकता है, बच्ची एक जिस खौफ में आई थी, जिस माफिया के कब्जे में थी, स्ट्रेट अवे वहाँ से उसी खौफ की हालत में उसको सीधा बयान दे दिया गया। ठीक है सर, मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं सर, फिर मैं शैला साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। एक सवाल सर मैं जानना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता जो आपके साथ हुआ है किसी के दुश्मनों के साथ भी हो। ऑनेस्टली मेरे सेंटिमेंट्स, मेरे इमोशंस इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, औलाद के लिए सबसे करीबी चीज जो होती है ना, उसके माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप से किस चीज से डर रही है, किस चीज से खौफजदा है? व्हाट डू यू थिंक सर, आपको क्या लगता है कि वो किस चीज से खौफजदा है, उसको किस चीज से खौफ दिलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए जिन लोगों के पास से वो आई थी, उन्होंने उसके साथ वहाँ पे क्या सलूक किया, ये तो वही बेहतर जानती है, वही बता सकती है। आज जस्ट जो 5 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर वो मोम हो गई, और उसने रजामंदी जाहिर की कि मैं जज साहब के सामने बोलती हूँ। तो उसके बाद जब पुलिस उसे लेकर चली गई और 4 घंटे के बाद उसको शेल्टर हाउस पहुंचाया गया, तो उस दौरान उसे फिर यकीनन उसको वही जो प्रेशर उसके ऊपर था वो दोबारा उस पर डाल दिया गया। अब वो किस चीज़ के ऊपर उसको कर रहे हैं, किसी ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं दुआ ज़रा की वालदा से भी बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले शैला रज़ा साहिबा से मैं ज़रा बात कर लूँ। शैला साहिबा, आपकी फर्म इस केस को लड़ रही है, और ऑनेस्टली यकीन जानिए कुछ चीज़ें सियासत से सियासी इख्तलाफात से बढ़कर होती हैं, और मैं आपको सलूट पेश करता हूं जिस तरह से आप काविशें कर रही हैं। लेकिन एक चीज़, आपकी विफाक में हुकूमत है, आपकी सिंध में हुकूमत है, और उसके बावजूद इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है? बच्ची को माँ बाप से मिलने का हक हासिल है, माँ बाप को बच्ची से मिलने का हक हासिल है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? अच्छा, मैं कहना चाहूँगी कि दोनों हुकूमतों ने मिलकर बच्ची बाजियाब कराई। ठीक है, ठीक है, दोनों हुकूमतों ने मिलकर, ये 2 बच्चियां आगे पीछे गायब हुई थी, दोनों की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से निम्रा जो है जनवरी की पैदाइश है, और दुआ जो है निम्रा इस वक्त 14.5 साल की है, और दुआ अप्रैल की है जी, तो ये तो 14 साल 2 महीने की है। तो हमने इन दोनों लड़कियों का केस मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि मैं विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ, और जब इन लड़कियों की तरफ से ये दावा आया कि हमने शादी कर ली है, तो यकीनन कि फिर ये मुझे देखना है, क्योंकि हम इनके वालिदैन का दावा है और उनके पास पेपर्स हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं 14 साल की हैं। तो मैंने
जी, मैंने काज़मी साहब के यहाँ, मेहदी काज़मी साहब के यहाँ खुद गई और दुआ ज़हरा की वालदा को मैंने फ़ोन करके बुलाया अपने ऑफिस, और दोनों का मुकदमा लड़ा। पहले निम्रा बाजियाब हुई। जब निम्रा बाजियाब हुई तो कलोड़ो साहब थे, उनकी 2 रुकनी बेंच में आई। उधर भी हमने हाई कोर्ट में हमने जो असल बात जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मुझे टाइम दें, कि फौरी बाजियाब हो, क्योंकि वहाँ फिर सुनवाई नहीं हो रही थी, उस वक्त हुकूमत भी नहीं बनी थी, सब बारे मसाइल चल रहे थे पंजाब में, तो हमने हाई कोर्ट में लगवाया। जब कोई बच्ची या बच्चा गायब होता है तो वालिदैन अगवा ही लगवाते हैं, क्योंकि वालिदैन को तो नहीं पता किसके साथ गई है, निकाह है, क्या है। तो हमने यहाँ पे बाजियाबी लगाया। तो जब पहले निम्रा यहाँ पर आई बाजियाब होकर, तो बाजियाबी लगा था, वो प्रोड्यूस हो गई। उसने आते ही कहा कि बच्चियां जो भी आती हैं, आप आरजू राजा को देख लें, आप अलीना में देख लें, कविता कुमारी में देख लें, अंजलि में देख लें, वो आते ही कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए, हम 18 साल के। तो उस 2 रुकनी बेंच को मैं दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि उन्होंने कहा कि बेटा आप इतनी बड़ी तो नहीं है, कितने साल की हैं? तो उसने कहा कि मैं 18 साल की। उन्होंने कहा 18 साल की नहीं है, देखने में दोनों बच्चियां नजर आ रही हैं छोटी। तो कहने की मैं हूँ, मेरे वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी तो पढ़ने की उम्र है, किस क्लास में? तो उसने कहा मैं मैट्रिक में, मुझे इम्तिहान देना था। तो उन्होंने कहा मैट्रिक में तो 18 साल के नहीं होते। तो हालांकि वो भी ये कह सकते थे कि बच्ची आ गई, बच्ची ने बयान दे दिया, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, केस खत्म। लेकिन उस केस में रिमांड भी हुआ उस लड़के का। अच्छा चले साहब, अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, नहीं मैं बात पूरी कर लूं। निम्रा की मेडिकल हुआ, फिर जब मेडिकल भी आ गया तो उस पे जज साहब ने कहा कि रिमांड होगा और इसका रिमांड चलाएं और इसको जब तक के लिए इसको शेल्टर में भेज दें, जो हमारे शेल्टर होम पना में भेज दिया गया, और वो लड़का अभी जेल में। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस केस में मुल्ला पहले गिरफ्तार होकर आ गया था, आईओ लेकर आया था। आईओ से क्या करके लाया था? यकीनन इसलिए लाया था कि उसने कुछ झूठ बोला, उसने ये कहा कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, जबरदस्ती अंगूठे लगाए गए। इस केस में लड़के का रिमांड भी नहीं हुआ। इस केस में जो है वो 50 दिन से गायब जितने भी इसमें लैप्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें बताएं, लेकिन वो वालिदा मेरे साथ सामने बैठेंगे, मैं चाह रहा हूं कि जरा उनको शामिल मैं चाहूंगी कि मैं ही बताऊं। इसमें लड़के का रिमांड नहीं हुआ। इसमें जैसे ही उसने कहा फ्री विल है, ये नहीं सोचा गया कि 50 दिन के बाद ये तोता बना के लाई गई है, वही बोलेगी जो वो चाह रहे होंगे, और उसको बताया पढ़ाया गया होगा और वो कर दिया। बल्कि मुझे आज ये बताया गया कि जनाब इसका वालिद तो एक जल्लाद आदमी है। सही है। और वो बहुत मारता है, और वो इतना मारता है कि अगर ये लड़की उसके पास चली गई तो वो तो इसे कत्ल कर देगा, और वो तो जबरदस्ती अपने बंदे से शादी करना चाहते हैं। वालिदा का भी आज बयान आया, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ये दुआ की वालिदा भी हमारे साथ बैठी हुई है। जनाब ये बताइएगा, आज जब आपकी मुलाकात हुई, दुआ के अल्फाज पहले क्या थे, आपकी क्या बात हुई? सेंटिमेंट्स तो मैं जाहिर सी बात है ना जान सकता हूँ, ना आप उनको अल्फाजों में बयान कर सकती हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई आपकी? जी मेरी उसके साथ हम लोग जब गए जज साहब से रिक्वेस्ट करके, तो हमने उसको प्यार किया। ज़ाहिर है मुझे तकरीबन 2 महीने के बाद वो मिली, और हमने प्यार किया उससे कहा कि आपने डरना नहीं है, आपको कोई भी मसला आप हमें बताओ, कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपके साथ थे और आपके साथ ही हैं। तो बेटे घर चलो, कोई भी मसला है आप हमें बताओ। तो वो पहले इधर उधर देखने लगी, जो पुलिस वाली बैठी थी। तो फिर मैंने उसको मना किया कि आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। तो फिर इसके बाबा ने इसके साथ प्यार किया, सर पे हाथ रखा, प्यार किया, सीने से लगाया। हमने समझाया, हमने कहा आपको डरने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है आप हमें खुल के बता सकती हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो वाइट कपड़े वाले आदमी थे, वो पुलिस वाले जो भी थे, वो उनकी तरफ वो देखने लग गई। तो मैं इनके बाबा ने भी कहा कि आप उधर क्यों देख रही हो, आप मेरी तरफ देखो। तो फिर हमने जब उसे बहुत प्यार किया, हमने कहा आप घर चलो। तो कहती ठीक है मामा। इसके बाबा ने कहा कि आप जज साहब को जाके ये बोलो कि हमने घर जाना है, आप बोलोगी बेटे? कहती हाँ मैं बोलती हूँ। जैसे ही उसने ये वर्ड्स निकाले, वो जो वाइट कपड़े वाले आदमी थे उन्होंने, और पुलिस वाली जो लेडीज़ पुलिस थी वो उन्होंने उठाया और खींचते वो लेके चले गए। तो हमने उसको कहा कि भी हमें 5 मिनट और दे दो। कहता नहीं टाइम ख़त्म हो गया। फिर उसने मेरी बेटी के ऊपर, वो औरतों ने जो नहीं है वो 2 चादरें डाली। तो मैंने उन्हें कहा आप 2 चादरें क्यों डाल रही हैं उसके ऊपर ना? वो कहने की ये तो खुद लेती है। तो मैं कहा वो तो नहीं ले रही, आप डाल रही हैं।
तो वो वाइट कपड़े वाले आदमी ने ना बड़ी बदतमीज़ी से हमारे साथ पेश किया। फिर उसके बाद इसके बाबा ने और मैंने कहा कि आप उसके ऊपर हाथ क्यों रख रहे हैं, ना मेरा में आप क्यों उसके ऊपर हाथ रख के पूरा उसको इस तरह लेके जा रहे हैं। तो आगे से क्या बदतमीज़ी करते हुए कहता है कि मैं इसका बाप हूँ। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि आप तो इनके बाप नहीं, बाप तो मैं, कहता नहीं मैं इसका बाप हूँ। अच्छा। तो बदतमीज़ी की और हम यही समझे कि ये जज साहब के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से लेके वो दूसरे गेट से बाहर भागे वो। अच्छा, मैं दुआ करता हूँ कि दुआ ज़हरा इस वक्त जहाँ हो वो खैर व आफियत से हो, सब सही हो, आपकी सही से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि मेरा प्रोग्राम भी वो देख रहे हो। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें दुआ ज़हरा को, क्योंकि 5 मिनट भी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि देखें, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके साथ हैं। आज भी हमने उसको यही बोला है कि बेटे आप कोई भी बात है आप हमें कह सकती हो, कोई भी मसला है आप हमें को, हम हाजिर हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, जो भी मसला है। अगर आप दूसरे पॉइंट से भी देखा जाए तो उसने कहा ठीक है मामा मैं चलती हूँ आपके साथ और बयान भी देती हूँ। आज भी मैं उसी से यही कह रही हूँ कि बेटी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप घर आ जाएं, हम आपके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं और हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पहले से भी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। और आपका मुतालबा क्या है? आप क्या मुतालबा करती हैं? ऑब्वियसली ये केस तो अब सिंध से तो निपटा दिया गया, इसको जाहिर सी बात है जो एक वक्त था, अब आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी? देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात ये कि जब निकाह खाने कह दिए कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया और ये मेरे पेपर यूज़ हुए हैं, तो जब उसका निकाह हुआ ही नहीं है तो वो उसका हस्बैंड कैसे है? पहली बात तो ये आती है, पहला पॉइंट ये। तो ये तो जिना में चला जाता है, ये तो उसका हस्बैंड ही नहीं है, आप उसके साथ कैसे भेज सकते हैं? और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 18 साल की होता है, तो वो बेटी तो 14 साल की है। अगर आप उसके जो भी पेपर आए उस हिसाब से भी देख लें तो आपको कम से कम उसको 18 साल तक। वालिदा का आज एक बयान आया था, वो ये कह रही है कि लड़की टैक्सी में आई थी, हमने हाई कोर्ट में निकाह कराया, हम तो इसलिए निकाह कराया कि हम उसको रख नहीं सकते थे तो हमें मजबूरन निकाह कराना पड़ा। आप प्रिसाइजली क्या जवाब देना चाहेंगी? देखें ये सब कुछ झूठ है। अच्छा। यकीन करें जब तक उसका निकाहनामा नहीं नज़र आया तो हम तो उसको अपने कराची में अपनी गलियों में ढूंढते रहे और इसकी पुलिस भी है, हमारे मोहल्ले वाले सारे। ठीक है, चले मैं ज़रा शैला साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शैला साहब ये बताइएगा, ये भी बयान भी आया उनकी वालदा का, मैं देख रहा था वेबसाइट पर अभी लगा हुआ था, वो मकामी टीवी से उन्होंने गुफ्तगू किया कि भाई वो टैक्सी में आई थी, हमने हाई कोर्ट में निकाह कराया। और दूसरा, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूँगा आप जल्दी जल्दी जवाब दें, अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने? मैं बहुत तेजी से जवाब दूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़की 12:30 बजे दिन के निकली है, 12 घंटे का सफर है, एक इतनी सी बच्ची को टैक्सी वाला अकेला नहीं ले जा सकता, या तो इस गिरोह का टैक्सी वाला था जिसने इस बच्ची को लेके गया। बच्ची की मर्जी जरूर हो सकती है लेकिन बच्ची अकेली नहीं जा सकती, बहुत छोटी है। मैं भी अकेली टैक्सी जो है खुद करके नहीं जा सकती लाहौर, कितनी दफा वॉशरूम जाना हुआ होगा। 12 बजे निकली है तो रात के 2 बजे तक तो पहुंची होगी, तो कैसे एक अकेली बच्ची को इतनी छोटी रिक्शा वाला ले जाता है? इसकी माँ को ये चाहिए था, जो मासूम बन रही है अपने बेटे की वजह से सामने आई, इसकी माँ को ये चाहिए था कि अगर किसी की बेटी आई थी तो इज्जतदार औरत उसी घर वालों से राब्ता करती। और ये मैं पूछना चाहती हूँ आपके हवाले, आपके जरिए से आखिरी बात, कि आप एक नायब कासिद हो, आपका बेटा सन कोटे पे माली है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपके पास इतना पैसा कहां से आया कि आप बड़े बड़े वकील कर रहे हो और दुआ ज़हरा को कभी जल्दी से बता दें आपने नेक्स्ट क्या करना है? जी ट्रायल कोर्ट में इसका केस मौजूद है और अभी तक तो ये ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। दुआ ज़हरा के वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी। मेरी दिल से दुआ है कि इस वालिदैन को इंसाफ जरूर मिल जाए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।